और मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एक दो साथी का फ़ोन आया था, रिक्वेस्ट थी कि 2-4 मिनट थोड़ा लेट करना, हम पहुंच रहे हैं, तो इसलिए पीसी 10 मिनट लेट शुरू कर रहा हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। कड़ी धूप है बाहर और इस कड़ी धूप में आप सब आए, आपका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में दौरे पे था। कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले मिले, कहने लगे कि साहब ट्रक जब हम लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो हमें सिर्फ 25 लीटर डीजल ही मिलता है और हमें लंबी जर्नी करनी है। 25 लीटर डीजल तो हमारा ट्रक थोड़ी देर में खा जाता है। मैंने पेट्रोल पंप के ओनर से बात किया, 3-4 जगह पे रुक रुक के बात किया। उन्होंने कहा कि साहब एक अनऑफिशियली प्रेशर है कंपनियों की ओर से कि डीजल की बिक्री कम करो, और प्रेशर ये भी है कि डीजल बेचो, उसके साथ ट्रक ड्राइवर या बस ऑपरेटर को ऑयल चाहिए या नहीं चाहिए, ऑयल का सेल भी बढ़ाओ साथ साथ में। अब किसान जाता था अपना बैरल लेके, क्योंकि किसान को अपने डीजल इंजन के लिए डीजल चाहिए। अब ये भी कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने कहा कि हमारे ऊपर ये भी प्रेशर है कि किसान आए तो उस व्हीकल में उनके दो, पर बैरल लेके आता है तो बैरल में डीजल ना दो या बहुत कम दो। तो किसान के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात में महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात है और फक्र के साथ हर गुजराती कहता है, हर देशवासी कहता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात से। एक बार उनके पास एक महिला गई अपने बेटे को लेके। महिला कहती है कि बापू ये आपको बहुत मानता है, भगवान की तरह मानता है, आप इसको बोलिए कि गुड़ मत खाए। महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, अगले हफ्ते आना, मैं कह दूंगा। महिला चली गई वापिस। एक हफ्ते बाद फिर आई, महात्मा गांधी जी से कहा। महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाना कल से। महिला को ताज्जुब लगा। उन्होंने बापू से पूछा कि यही बात अगर एक हफ्ते पहले कह देते तो मुझे इतनी दूर से दोबारा नहीं आना पड़ता, आपने क्यों नहीं कहा? बापू ने कहा कि मैं खुद गुड़ खाता था अगले हफ्ते, मैंने एक हफ्ता हो गया गुड़ बंद कर दिया खाना, इसके बाद मैं बेटे को कह रहा हूं कि गुड़ मत खाओ। तब महात्मा बना जाता है। मोदी जी आए, चंद घंटों में जामनगर, सोमनाथ, वडोदरा बड़ी बड़ी जनसभाएं की। पूरे गुजरात से एसटी कॉरपोरेशन की सरकारी बसें सब लगा दी गई भीड़ इकट्ठी करने के लिए। बहुत तामझाम हुआ। सोमनाथ महादेव जी का हिंदू शास्त्र के हिसाब से कहीं पर भी महादेव जी का लिंग होता है, उसके ऊपर शिखर होता है और शिखर के ऊपर ध्वजा होती है और ध्वजा के ऊपर ब्रह्मांड होता है। ध्वजा के ऊपर इंसान की बनी हुई कोई चीज, अगर सच्चा हिंदू कोई भी है पूछ ले, ध्वजा के ऊपर इंसान की बनी हुई कोई चीज नहीं गुजर सकती, नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों मोदी जी ने महादेव जी के उस मंदिर के ऊपर से एयर शो करवाया, हवाई जहाज उस मंदिर के ऊपर से गुजरते रहे। कितना पेट्रोल उसमें खर्च हुआ। उनकी 3 जनसभाएं जिसमें पूरे एसटी कॉरपोरेशन की बसें लगी थी। और फिर वो ज्ञान बांटते हैं कि मित्रों आप कार पूल करना, मित्रों आप बस में जाना, आप मेट्रो में जाना, पेट्रोल डीजल का खर्चा मत करना। भैया आप अगर ये 3 जनसभाएं वर्चुअल कर देते और फिर कहते तो देशवासी को लगता कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि से आज भी सत्य की बात हो रही है।
फिर कहा भाइयों बहनों, अब विदेश यात्रा बंद, कोई विदेश नहीं जाएगा। और चंद घंटों में मोदी जी चले गए विदेशों की यात्रा में। कथनी और करनी, कहा जाता है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने से शुरू करना चाहिए। खैर, जिनको कोसते रहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश आजाद होने के बाद 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने विजन से देखा कि हम पेट्रोल, डीजल और गैस बाहर से लाते हैं, क्यों नहीं हमारी भूमि, हमारे दरिया के अंदर इसकी खोज शुरू हो। और उन्होंने 1955 में अपनी भूमि से गैस और पेट्रोल, डीजल निकालने के लिए सोच लगाई। ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट बनाया, खुद उसमें रहे और उसके साथ मिनिस्टर देव मालविया जी को जिम्मेवारी दी। पंडित नेहरू जी और देव मालविया जी ने मिलके अपनी भूमि से ऑयल एंड गैस कैसे निकले, तपश्चर्या की। और 14 अगस्त 1956 को ONGC बनाया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। आज भी आपको जान के खुशी होगी कि हमारे देश में डोमेस्टिक जो हम पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस जो पाते हैं वो 70% ONGC से पैदा होता है। ये पंडित नेहरू जी की सोच थी। 1959 में कानून पास किया पार्लियामेंट से और ONGC को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जोर लगाया और सेल्फ सफिशिएंट ONGC बना पहली बार राजीव जी के वक्त में, और मार्केटिंग करके पूरी दुनिया के अंदर ONGC की एक प्रतिष्ठा बनी। आज जो मैंने कहा कि घरेलू ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस मिलता है, उसका 70% ONGC पैदा करती है। उस 70% में से 59% मुंबई हाई, नीलम और हीरा फील्ड, ये तीन फील्ड 70% का 59% पैदा करता है, तो तीन फील्ड करते हैं। अब जब आप फील्ड में वेल बनता है, कुआं बनता है, हेल्थ ऑफ वेल कहा जाता है, माने कुएं की तंदुरुस्ती, कुएं की हेल्थ अच्छी बनाने के लिए पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने जो बातें कही है, एक वॉइडेज वर्ड यूज होता है कि पानी का इंजेक्शन करके पोजीशन ऐसी रहती है, पानी इंजेक्ट किया जाता है, केमिकली ट्रीटेड पानी होता है, उसकी वजह से कुएं की हेल्थ अच्छी रहती है। और जो आप गैस, ऑयल निकालते हो, उसकी जगह वो आगे बढ़े, उसको पानी के इंजेक्शन से काम लेना होता है और उसकी साइंटिफिक मात्रा तय होती है, प्लान बनता है। पिक्चर 1 दिखाओ भाई, तेजस भाई। आप ये पूरा फील्ड है, ये पूरा कुआं है, ऑयल फील्ड है। आप यहां पे देखिए, ये रिजर्वर है जहां पे ऑयल और गैस भरा है। ये वाटर इंजेक्शन होता है, यहां पे वाटर इंजेक्शन होता है, इससे यहां पानी का प्रेशर बनता है, ऑयल और गैस बाहर आता है। और यहां पे अगर खालीपना हुआ तो आपको जो मिला हुआ ये ऑयल एंड गैस है वो आपके हाथों से चला जाएगा।
माने आपने जो डिस्कवर किया है उसको मेंटेन करने के लिए, एक तो बाहर निकालने के लिए, प्लस एक कुएं की हेल्थ जो कहते हैं वो यही है कि ये अगर तंदुरुस्त रहा तो आपका ऑयल और गैस डिसअपियर नहीं होगा। सेकंड पिक्चर दिखाइए। ये एक दूसरी तरह से भी होता है कि ये लेयर्स है, इसमें यहां पे ऑयल है, तो इसे यहां से इंजेक्ट करते डाल के वाटर का फ्लो, तो यहां से ऑयल ऊपर आता है। अब विष गुरु, मैं विश्व नहीं कहूंगा, जहर को हमारे विष कहते हैं, विष गुरु ने ये गलती ऐसी की है कि ओएनजीसी में, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये दोनों काम हेल्थ ऑफ वेल, पानी का इंजेक्शन, और वो कितना कम किया है, मैं आपको उसके कुछ फिगर्स जरूर देना चाहूंगा। ये तीनों जो 59% हमें ऑयल और गैस देने वाले फील्ड है हमारे, उस तीनों में परसेंटेज वाइज 20% से लेके 70%, फ्रॉम 20% टू 70% वाटर इंजेक्शन कम कर दिया गया। अब ये जब कम होता है तो उसकी वजह से मैं आपको वो आंकड़ा भी दूंगा कि देश को कितना बड़ा नुकसान आज आपके पास मिला हुआ ऑयल एंड गैस, अगर आप उसको संभाल नहीं पाते हो, आप उसका ख्याल नहीं रखते हो, तो 3.695 MMT पहले ही जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, ये नहीं करने से एक साल में 3.690 मिलियन मैट्रिक टन का नुकसान हमारे देश को हुआ। जो ये तीन फील्ड मैंने कहा, मुंबई हाई, नीलम और हीरा, जहां से 59% ऑयल और गैस मिलता है, हमें पेट्रोल डीजल और गैस वहां से 59% मिलता है। मुंबई हाई में 53% वाटर इंजेक्शन कम हुआ, 53%। नीलम में 42% वाटर इंजेक्शन कम किया, और हीरा फील्ड में 78% वाटर इंजेक्शन कम हुआ। अब जब वाटर इंजेक्ट करते हैं तो ओएनजीसी खुद एक अपना एनुअल प्लान बनाती है, और उस एनुअल प्लान के फिगर कि इतना इस साल हमें वाटर इंजेक्शन करना पड़ेगा, उस फिगर के कंपैरिजन में मैंने आपको परसेंटेज बताया। इसके अलावा जो पानी उसमें डलता है वो दरिया से ही पानी लिया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, फिल्टराइजेशन होता है, फिर उसमें क्लोरिनाइजेशन करना पड़ता है, उसमें थोड़े केमिकल्स ऐड होते हैं। ये भ्रष्टाचार भी इस तरह से करते हैं कि आम इंसान को पता ही नहीं चलता है। करोड़ों से कम खाते नहीं, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। अब वहां पे केमिकल्स और फिल्टराइजेशन का भी बहुत बड़ा घपला चला। जो इक्विपमेंट्स वाटर इंजेक्शन में यूज होते हैं वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम ने कहा कि साहब इसको आपको पीरियोडिकली इस तरह से, जैसे हमारी गाड़ी लेते हैं तो कंपनी कहती है ना, कभी 10,000 किलोमीटर पे एक सर्विस करा दो, 25,000 पे दूसरी करवा लो, सर्विस नहीं करवाओगे तो गाड़ी का परफॉर्मेंस पे असर होगा। ओईएम ने कहा था कि ये स्केड्यूल है, इसी तरह से आपको इसका मेंटेनेंस और ओवरहोलिंग करना है। 52% ओवरहोलिंग नहीं हुआ, 52%। क्वालिटी ऑफ वाटर 5.3 to 5.5% जो ऐड करना था केमिकल उसमें, वो नहीं हुआ। इससे होता क्या है कि दरिया का पानी है,
उसको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया आपने तो आपका जो वाटर इंजेक्शन होता है उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो सलाइन बैक्टीरिया जो है वो आपके ऑयल प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा। इसका ख्याल नहीं रखा गया। एक लास्ट में आपको कहता हूं कि जो ये पाइपलाइंस लगी होती है ना, उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, बड़ा साइंटिफिकली इंटेलिजेंट होता है, ब्रश लगे होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उसको पाइप में डालते हैं और जब वो पाइप के अंदर जाता है उसे पिग कहते हैं, पिगिंग कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पिग कहते हैं। वो इस एंड से आपने डाला, वो पूरी पाइप को जो भी कचरा जमा हुआ है, जंक लगा है, उसको निकाल के सामने एंड पे निकल जाएगा। ये पिगिंग का थर्ड पिक्चर दिखाओ भैया तेजस्वी। ये पिगिंग का प्लान ओएनजीसी का बना हुआ था। आप देखिए 2014-15 में 326 बार इसको पिगिंग करना था। ये है मुंबई हाई। 326 की जगह कितनी बार हुआ? सिर्फ 83। परसेंटेज वाइज देखो कितना हुआ, सिर्फ 25%। उसी तरह से आप देख लीजिए, ये मोदी जी का टेन्योर 18-19 तक का फिगर मुझे मिला और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मेरे खिलाफ डिफॉर्मेशन करे, इसमें एक भी फिगर में कहीं भी धांधली या गलती पाए तो ये हर जगह पे 25%, 29%, 15%, 19%, 32%, 24%। जो पिगिंग नहीं होता पाइपलाइन में, नेचुरली आपका नुकसान होता है। और ये नीलम और हीरा दूसरे दो फील्ड है, उसमें भी आप देखिए 104 बार जहां होना था, एक्चुअल पिगिंग हुआ 63, 66 और ये हीरा में 63। ये पूरा परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो नीलम और हीरा में पहले तो 63 हुआ, 85 हुआ, 65 हुआ, 60 हुआ। तो ये मैंने आपको ओएनजीसी का जो दिखाया, अगर आज हम ठीक रहते तो देश को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता। एक छोटा और पार्ट है, मैं आपको लंबा टाइम थोड़ा ले लिया हूं, पर देश के लिए ये जरूरी है, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैंने पीसी में आपको बात की है। अभी हमारे देश में 95 मिलियन क्यूबिक मीटर डोमेस्टिक मिलता है गैस हमें, 95 मिलियन क्यूबिक मीटर जो हमारा घरेलू आता है, और गैस हमें 95 मिलियन क्यूबिक मीटर इंपोर्ट करना पड़ता है। माने 50% हमारा घरेलू है, 50% बाहर से आता है। अब आपको याद होगा, जो जर्नलिज्म में पहले से है या जो इंटरेस्ट लेते थे उनको याद होगा, 6 जून 2005 मोदी जी ने एक अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे 20 TCF 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑयल और गैस मिल गया है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च भी करोगे तो मिलेगा। 6 जून 2005 को अखबारों ने सुर्खियां छाप दी थी, क्योंकि 20 TCF अरबियन कंट्री में भी नहीं मिलता है, और गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 TCF मिल गया है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, गुजराती पत्रकारों को एड्रेस करते हुए, હવે મારો ગુજરાતી મિત્રો
ચકલી ખોલશે તો પાણી નહીં, પેટ્રોલ અને ડીઝલ આવશે. इसका मतलब ये है, चकली माने जो कॉक पानी से हम खोलते हैं, जहाँ से पानी आता है, उसको गुजराती में चकली कहते हैं. तो ये कहते हैं कि जब अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा तो पानी नहीं, पेट्रोल और डीजल आएगा, क्योंकि मुझे 20 TCF ऑयल एंड गैस मिल गया है केजी बेसिन में. मैं खुद खुश था, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, कि अगर मेरे गुजरात को और मेरे राष्ट्र को 20 TCF ऑयल एंड गैस मिला है, तब तो कल्याण हो गया. अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. एक अधिकारी को मैंने कहा कि जो मेरे साथ जब मैं मिनिस्टर था तब डेप्यूटी सेक्रेटरी था, उसको पूछा, मैंने कहा ये 20 TCF बड़े बधाई भाई, मैं मोदी जी को भी बधाई दूंगा. तो उसने कहा साहब 5 मिनट बाद मैं फ़ोन करता हूँ. फिर उसका फ़ोन आया किसी और के नंबर से, कहते साहब बधाई मत देना, ये सारा स्टंट है, रिकवरेबल वापिस ले सके ऐसा एक बूंद भी नहीं मिला है, 20 TCF छोड़ दो आप. तो मैंने कहा ये कौन, इसको सर्टिफाई कौन करेगा? बोले देर इज ओनली वन ऑथोरिटी, दैट इज DG हाइड्रोकार्बन, वो सर्टिफाई कर सकता है कि कितना है. मैंने RTI लगाई DG हाइड्रोकार्बन में, जवाब नहीं मिला तो मैं खुद उसको मिलके झगड़ा किया मैंने कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक, तुम्हारी धज्जियां उड़ेगी, क्यों नहीं दे रहे हो. देन उन्होंने दिया लिख के कि केजी बेसिन में कोई 20 TCF नहीं मिला है गुजरात को, जीरो रिकवरेबल और कॉमर्शियली वायेबल जीरो है. अगर उस वक्त 20 TCF मिल गया होता तो आज हम जो 50 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस इंपोर्ट करते हैं वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती. मोदी जी बताएं कि वो गया कहाँ. मैं आपको कहूँगा कि जैसे ONGC, उसी तरह कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गुजरात में GSPC, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बनाया था, जो ऑयल एंड गैस ढूंढता था. गुजरात के किनारे से ही उनको ऑयल एंड गैस मिल गया था. और हमारा GSPC, हम गुजराती में कहते थे हमारो कमाओ दीकरो छे, माने जो बेटा पैसा पैदा करके देता है, ऐसा अगर कोई है तो GSPC है, जिसके पास सरप्लस फंड रहता था. मोदी जी आए, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, शायद ख्वाब था प्रधानमंत्री का, पैसे चाहिए और लोगों को पता भी नहीं चले कि करप्शन हो रहा है, तो कहाँ से ढूंढे. तो उन्होंने इस GSPC से ब्लॉक लेने का तय किया. 68 ब्लॉक ऑक्शन में केजी बेसिन में भी लिए. फिर उसमें से 37 में कहा कि हमने वेल बनाया, कुछ मिला नहीं तो सरेंडर कर दिया. अब आप दरिया के बीच में कुआं बनाते हो तब प्लेटफॉर्म लगता है. वंस यू रिमूव द प्लेटफॉर्म, एक बार प्लेटफॉर्म आपने हटा लिया, फिर वहां कुआं बना है कि नहीं कोई तय नहीं कर सकता है. मोदी जी ने कहा 37 सरेंडर कर दिया, उसके हमने प्लेटफॉर्म हटा लिए हैं. कुछ अधिकारी कहते हैं कि वो वेल बने ही नहीं थे. और एक जियो ग्लोबल करके लंदन की कंपनी, उसके साथ एक एडजस्टमेंट था कि बिल दे दो, इतने परसेंटेज तुम्हारे, इतने मेरे. और जो गुजरात का GSPC सरप्लस फंड रखने वाला गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उसके ऊपर 19,000 करोड़ का बोझ आ गया और उसे बाहर से मार्केट से पैसा लेना पड़ा. मार्च 2015 19,716.27 करोड़ मार्च 2015 तक मोदी जी के भाई. हाँ तो हाँ तो ये वहाँ डालें. फिर शायद लगा होगा कि बाहर जब दुनिया में शो करना है तो वहाँ तो डॉलर में पैसे चाहिए. ये पैसे बाहर भेजना भी दिक्कत हो सकती है. UPA गवर्नमेंट थी ऊपर,
तो मोदी जी ने तय किया कि अब हम यमन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वहां ब्लॉक खरीदेंगे और पेट्रोल और डीजल ढूंढेंगे। ऐसे 12 ब्लॉक यमन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में परचेज किए। हजारों करोड़ जीएसपीसी के वहां डाले। आप कोई बिजनेस करने जाते हो, 30% नुकसान हुआ, 50 हुआ, चलो भाई बहुत बुरा हालत था तो 80% नुकसान हुआ, पर 20 तो आपको वापस मिल जाता है। यहां हजारों करोड़ विदेशों में डाले और जीरो करके आ गए, एक भी रुपया वापस नहीं आया, सारा वहां गया, पूरा पैसा वहां डाल दिया। तो देशवासियों के साथ बात कुछ और करना, असल में राष्ट्रभक्ति करनी है तो ऐसे मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। अगर ओएनजीसी में आप ठीक करते, आपको करोड़ों करोड़ों रुपया का जो ऑयल गैस कम निकला, इसकी वजह से मैंने आपको फिगर भी दिया। अगर आज के डॉलर के हिसाब से, क्योंकि पता नहीं मोदी जी शायद देश की जनता के लिए इजी करना चाहते हैं कि $1 का कितना रुपया, तो $100 का कितना हुआ, तो $100 पर डॉलर हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो जनता के हित में शायद वो करते होंगे कि $1 की कीमत $100 हो जाए, इतना नीचे रुपया गिर जाए। पर हालत जो है वो मैं आपके सामने रखी है और उम्मीद करता हूं कि जो एक एजेंसी का कैमरा और 2 काली गाड़ी का कॉन्वॉय, आसपास एक भी परिंदा भी नहीं दिखता था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ 2 काली गाड़ी और एक एजेंसी का कैमरा, और पूरा वायरल हुआ कि कॉन्वॉय की कटौती हो गई। उसके बाद तो विदेश चले गए। तो अब वो 2 काली गाड़ी, कैमरा नहीं हो तो भी चलेगा, पर देखिए देश में और देश की हित की चिंता करे, ये मैं मांग करता हूं। और ये जो गलतियां करके वाटर इंजेक्शन नहीं करने से, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देने से, प्रॉपर गीगिंग नहीं करने से देश की जनता का अपने डोमेस्टिक मेक इन इंडिया की बात करते हो तो हमारे भूमि में हमारे अधिकार का पेट्रोल, डीजल और गैस कम मिला, उसका जवाब दें। और मोदी जी जवाब दें कि उन्होंने 6 मई 2005 में कहा था कि मित्रों 20 TCF ऑयल एंड गैस मिला है। उत्तर गुजरात की, नॉर्थ गुजरात की एक जनसभा में तो हमारे वहाँ जो शेफर्ड होते हैं, पशुपालक होते हैं, उसे मालधारी कहते हैं, उनको तो ये कहा था कि अब मेरा मालधारी, जो हमारा जो वहाँ पशुपालक है, वो साइकिल के ऊपर दूध का कैन रख के दूध बेचने जाते हैं, तो वो कहते हैं अब कोई मेरा मालधारी साइकिल पे कैन रख के दूध बेचने नहीं जाएगा, अब तो पेट्रोल और डीजल बेचने भाइयों बहनों जाएगा। तो क्या हुआ उसका, इसका भी जवाब दें कि 20 TCF का बात, और जो जीएसपीसी में 27,000 करोड़ देश में और विदेश में पानी में डाले, 1 रुपया नहीं मिला। और ये मुर्दा जीएसपीसी का करप्शन करने के बाद ओएनजीसी के गले में, ओएनजीसी के अधिकारी मना करते हुए भी क्यों दिया है, इसका भी देश की जनता को जवाब दें। आपके कोई सवाल होंगे तो स्वागत रहेगा। आप सवाल जो भी पूछना चाहते हैं यहीं पे पूछ लेना। क्षमा चाहता हूँ, 1 to 1 नहीं होगा किसी से, तो आप अगर जो भी पूछना चाहते हैं वेलकम। कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, पहले 3 रुपये, अब आज 90 पैसे बढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि और आगे के दिनों में भी ये जो पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या डिमांड आपकी सरकार से है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे गलतियां नहीं करते, जैसा मैंने कहा, वो अगर हमें मिलता तो बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़ता, हम आत्मनिर्भर ज़्यादा रहते। एक तो ये वजह। दूसरा, एक फर्जी मेडल लेने के लिए इजराइल नहीं जाते, तो जो हॉर्मुज से हमारे वहां जहाज आते उसमें कभी हमें दिक्कत नहीं होती। क्या जरूरत थी? तीसरी बात, आपकी विदेश नीति फ्लिप फ्लॉप क्यों? एक दिन
मेरा अजीज दोस्त ट्रंप, दूसरे दिन ट्रंप के दुश्मन को गले मिलो, तीसरे दिन कहीं और, ऐसी फ्लिप फ्लॉप विदेश नीति की वजह से आज देश की जनता भुगत रही है। कुछ माफ करना, यूज नहीं करना चाहिए वर्ड, पर गोदी मीडिया पाकिस्तान से और दूसरों से करते कि वहां तो इतने दाम हो गए। अरे भैया, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान रुपीस पर डॉलर क्या है, इंडियन रुपीस पर डॉलर क्या है, और पर डॉलर करके आप देखो तो क्या प्राइस है। और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कमजोर करेंसी कोई हुई तो वो हमारे देश की भारत का रुपया पूरे एशिया में सबसे कमजोर हुआ। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है, आरबीआई मानती है। तो फिर ये भी बात कि नहीं, दुनिया में चल रहा है युद्ध तो सब परेशान है, तो हमें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। उन अंधभक्तों को भी मैं कहूंगा कि आंखें खोलो, सच्चाई को पहचानो। एनी अनदर? यस, क्या मोहित भाई? ये मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो खतरनाक हैं, जो लोगों को काटते हैं, उनको इंजेक्शन लगा के मारा जा सकता है। क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की? देखिए, इस विषय का, क्योंकि मैं भी एक लॉयर हूं, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है तो उसकी 2 लाइन या 3 लाइन पे रिएक्ट करना ठीक नहीं होगा। आई विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर जजमेंट। अगर पूरा जजमेंट देखने के बाद मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया दूं तो वो ठीक रहेगा। मैं मानता हूं कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, जयराम रमेश जी जिसको भी इसके लिए नियुक्त करेंगे, वो इसके ऊपर पार्टी का स्टैंड क्या है उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेंगे। सर, पवन खेड़ा जी के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं उनको आसाम पुलिस ने समन किया है, जो हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाए थे, और आसाम पुलिस का कहना है कि कई और कांग्रेस नेताओं को आगे बुलाया जा सकता है इस मामले में। देखिए, अंग्रेज सच बोलने वालों को जेल में डालती थी। कंस ने भी जेल में डालने का कोशिश किया, पर जेल में डालने से ना अंग्रेजों का शासन सलामत रहा था ना कंस का रहा था। मैं किसी भाजपा के नेता को कंस नहीं कह रहा हूं, पर एक जो भी मेंटालिटी है, गुजरात में आपको ने शायद फॉलो नहीं किया होगा, हमारा एक कॉरपोरेटर चुनाव जीत गया वडोदरा से, तो प्रेशर था वापस कर लो, नहीं माना। वो ब्राह्मण है, जोशी, वो उसने चुनाव जीतने के बाद पंचमहाल में एक जगह पे कहीं शराब पकड़ी गई, क्योंकि प्रोहिबिशन है गुजरात में। वो जिसके पास से शराब पकड़ी गई उससे एक स्टेटमेंट लेते हैं कि ये शराब किसके लिए ले जा रहे थे, कि बड़ोदरा में कांग्रेस का कॉरपोरेटर जोशी है उसके लिए मैं ले जा रहा था। क्या प्रूफ है? कुछ नहीं। तुम्हारी उनसे फोन से बात हुई? नहीं। और उसको उठा के सीधा कॉरपोरेटर को जेल में डाल दिया। क्या अगर वो कहता दारू वाला कि मुझे तो मोदी जी ने मंगवाया था, मैं ले जा रहा हूं, तो मोदी जी जाते जेल में? हमारा संविधान कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जिसके वहां से दारू, जिसका पकड़ा गया उसको कुछ घंटों में बेल मिल गई, जमानत मिल गई, और कांग्रेस के कॉरपोरेटर को कल तक जमानत नहीं मिली थी। तो इस तरह का जो व्यवहार है, मैं मानता हूं कि देश की जनता को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जयललिता जी के सरकार के दौरान कुछ डेफोमेशन के केसेस हुए, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कोई आरोप लगाती है तो दूसरी पार्टी को उसका अपना पक्ष रख देना चाहिए, इसमें डेफेमेशन या क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए करके जितने भी केस लगाए थे डेफेमेशन के, वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए थे। कहा जाता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंधे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है टू राइज टू द ओकेजन। क्या मैं भी लॉ में मास्टर किया है, लॉ में ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई काम करता है उससे कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता है।
और असम में खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इसको पेलेंगे, फिर पेड़ा बनाएंगे, ये करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए असम के मुख्यमंत्री को अपनी पद की गरिमा के लिए ठीक रहने को कहा, फिर भी उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि हमारी न्यायालयों को इसके ऊपर ज़रूर खेद होगा और वो इसका संज्ञान लेके ज़रूर कुछ करेंगे। उन्होंने ही पहले हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने गोगोई जी के परिवार के ऊपर कितनी गंदी टिप्पणियां की थी, कितनी भद्दी बातें की थी। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। थैंक यू। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अगर प्यार से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो समझा दिया जाएगा। सीधी धमकी है। देखिए, एक आस्था का विषय होता है, सबका अपना अपना काम होता है। जब भी भाजपा जनता के काम में फेल होती है तब वो एक ही काम करते हैं कि हिंदू मुसलमान वाला चला दो, कोई ऐसी बयानबाजी कर दो कि 24 घंटे तक टीवी की चैनलों पे वही बहस चलती रहे। आज मेरी ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस है, कोई टीवी इसके ऊपर डिबेट नहीं होगा, लेकिन डिबेट होगा एक ऐसे बयान पे जिसका कोई वजूद नहीं है। तो एक सोची समझी साजिश है। जब जब भाजपा फेल होती है तब तक ऐसे मुद्दों को उठाती है।